महाराष्ट्र की मुसीबत बढ़ा दी है। जिस राज्य में कई इलाकों में सूखा पड़ा रहता था, वहां पर कुछ घंटों से हुई बारिश की वजह से लोगों की जान पे बनाई है। महाराष्ट्र का कोंकण इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, मगर राज्य के दूसरे इलाकों में भी हालत अभी तक ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कैसी मुसीबत आई है, उसे यवतमाल की ये तस्वीर साफ साफ दिखाती है। यवतमाल की ये सड़क भले ही नदी जैसी दिखे, लेकिन असल में ये सड़क ही है जिससे होकर लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए। सड़क से गुजरने वाले मुसीबत से घिरे होने के बावजूद हंसी खुशी बातचीत करते आगे बढ़ रहे थे। सड़क पर बहने वाले पानी की रफ्तार काफी तेज थी। तभी सड़क से गुजरने वाले युवक अचानक चिल्लाने लगे, जिनकी आवाज में दहशत थी और किसी के लिए चेतावनी भी। आने जाने वालों की नजर जब आवाज के हिसाब से घूमी तो एक लड़का पानी की तेज रफ्तार के साथ बहता नजर आया। यवतमाल के उमरखेड़ तहसील में सड़क पार करते वक्त ये लड़का पानी की तेज धार के साथ बह गया। इस हादसे के बाद आसपास के लोग सन्न नजर आए। जाहिर है मॉनसून की इस बारिश को महाराष्ट्र में मुसीबत की बारिश यूं ही नहीं कहा जा रहा। अब कोल्हापुर की ही तस्वीर देख लीजिए। कोल्हापुर में बारिश की वजह से एक नदी में ऐसा उफान आया कि कई गांवों को जोड़ने वाले कोगे पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। हाहाकारी पानी की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। बिगड़ते हालातों को देख प्रशासन अचानक हरकत में आया और उसने पुणे से एनडीआरएफ की टीम को कोल्हापुर के लिए रवाना किया। भारी बारिश ने सातारा की तस्वीर को तो पूरी तरह से बदल के रख दिया। भारी बारिश के चलते सातारा की नदियां उफान पर, हर तरफ पानी जमा होने से सातारा का बड़ा हिस्सा हूबहू टापू होने का आभास देता दिखा। दूर से देखने वालों को भले ही ये तस्वीरें देखने में अच्छी लगे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। यहाँ पानी जब आपे से बाहर हुआ तो रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा और इसकी आवाज ही डराने के लिए काफी नजर आई। जमीन पर बहता पानी और आसमान से बरसता पानी, हर तरफ पानी ही पानी जब हो तो नदी नालों और मैदान तो क्या, बांध की भी हालत समझी जा सकती है। बताया गया कि सातारा जिले के कोयना डैम में पानी ज्यादा जमा हो चुका है, जिसकी वजह से 2100 क्यूसेक पानी छोड़ने की नौबत आ गई। इसके लिए गांव के लोगों को अलर्ट किया गया तो कई लोग सड़कों पर नजर आने लगे। बारिश जब ज़्यादा हो जाती है 48 आवर्स का अलर्टनेस तो सबको दिया है जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, और वहाँ वो अलर्ट भी है। हमारी सब यंत्रणा पूरी अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है। और वहाँ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट होता है कि जहाँ हमें ज़्यादा काम ध्यान देना पड़ता है। ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है कि ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कोंकण में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बारिश की वजह से बड़े इलाके की तस्वीर भयावह है और हालात पर सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। यही वजह थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रभावित जिला अधिकारियों से बात की। अधिकारियों से बात करते समय उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि उन तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाएगी। ऐसे में बाढ़ से फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं मुंबई, पालघर, ठाणे, चिपळूण और कोल्हापुर में भी एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव काम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चिपळूण की हालत तो ऐसी है कि कई इलाकों में पहली मंजिल तक पानी भर चुका है और लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को आगे आना पड़ा है। चिपळूण में गली नदियों में बदल गई हैं और लोगों के घर जेल में। चिपळूण में तो बाढ़ जैसे हालात में गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। इसी तरह कोल्हापुर में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से रास्तों पर घुटने भर से ज्यादा पानी जमा हो गया, तो यहाँ के शिरोली इलाके में एक पेट्रोल पंप पानी में डूब गया। महाराष्ट्र के बदलापुर में तो भारी बारिश कहर साबित हो रही है। आसमान से बरसी बूंदों की वजह से घर, बाजार, सड़क सब जलमग्न नजर आए। स्थिति ऐसी बन गई कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया। इसका असर सड़कों पर दिखा, जहां गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन नजर आई। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले मुसीबत के पानी से घिरे नजर आए। महाराष्ट्र के नासिक में भी मानसून के बादल जमकर बरसे। नासिक में बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। नासिक रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे रेलवे ट्रैक पर नदी बह रही हो। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों को भी रोक दिया गया।
महाराष्ट्र के कई इलाकों में अभी भी बारिश कम हुई है। ऐसे में कई इलाके हैं जहां पर सिर्फ 40% बारिश हुई है, मगर जिस इलाकों में लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है वहां जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में त्राहिमाम मचा है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हैं और उसमें भूस्खलन की घटनाओं ने महाराष्ट्र के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खासकर जमीन खिसकने की घटनाएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से दिखाई पड़ रही हैं। कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं कर, ये तस्वीर उसी की वानगी है। ये है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बेहद पास का इलाका उल्हासनगर, जहां बरखा रानी जमकर बरसी तो मानो आफत टूट पड़ी। मोहल्ले में गर्दन तक पानी जमा हो गया तो एक घर में भी घुस गया, और जब घरों में पानी घुस गया तो बच्चों से लेकर बड़ों की जिंदगी बचाने और सामान को सुरक्षित निकालने के लिए महानगर पालिका के कर्मचारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। फिर तो मोहल्ले में नाव चलती दिखी। बताया गया कि बारिश की वजह से वल्धुनी नदी में उफान का असर हुआ, लेकिन रत्नागिरी की हालत को बयां करने वाली सिर्फ एक तस्वीर नहीं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए जो रत्नागिरी के खेड की है। हाहाकारी पानी ने रौद्र रूप धारण किया तो कुछ देर तक उसके बहाव में टिका नजर आने वाला पुल अचानक तिनके की तरह बहता नजर आया। इस पुल के बहने से आसपास के 12 इलाकों का संपर्क टूट गया। नौबत यहां तक आ गई कि प्रशासन को राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर से मदद के आदेश देने पड़ गए। रत्नागिरी की वशिष्ठी नदी में पानी का स्तर बढ़ा तो कोंकण रेलवे ने इस सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। ट्रेनों के बंद होने से जगह जगह यात्री स्टेशनों पर फंस गए। कहीं घुटने तक पानी तो कहीं कमर तक पानी, कहीं घर में घुसा पानी तो कहीं हर तरफ पानी। कुदरत जब तय वक्त पर तय तरीके से धरती पर मेहरबान हुआ तो तैयारियों की कमी ने महानगर पालिका से लेकर शहर और गांव तक की सूरत किस तरीके से बिगाड़ी है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। महाराष्ट्र में बारिश के बाद के हालात की कुछ तस्वीरों को एक साथ देखें तो हालात को समझा जा सकता है। भिवंडी के एक गांव में कमर से ऊपर तक पानी भरा नजर आया, जिसमें फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। यही हाल बदलापुर का दिखा, जहां बारिश के बाद सड़कें नदी में बदल गईं। उमरगाम में तो समंदर में एक जहाज फंस गया, जिस पर मौजूद 12 लोगों को बचाने के लिए अभियान चलाने की नौबत आ गई। रायगढ़ में बाढ़ जैसे हालात बन गए तो कसारा में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकी और पहाड़ का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। भिवंडी शहर तो बारिश की वजह से इस तरह जलमग्न हुआ कि बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वालों के लिए भी राहत बचाव की नौबत आ गई। भिवंडी का गणेश नगर गाँव तो पानी में डूब ही गया। गाँव में रहने वाले 20 लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए ठाणे से एनडीआरएफ और टीडीआरएफ के जवानों को भेजा गया। बाद में धीरे धीरे रात के अंधेरे में ही पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। मुंबई और इसके आसपास का इलाका भी कोंकण मंडल में ही आता है। मुंबई के पास भिवंडी का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। मुंबई में तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई पड़ी, जो किनारों से टकराकर डरावनी आवाज में बदलती सुनाई पड़ी। लोनावला के इलाके तो समंदर जैसे दिखने लगे, जहां कई इमारतों, घरों और रास्तों पर पानी ही पानी नजर आया। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। सावित्री नदी में उफान की वजह से पानी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से मुंबई गोवा हाईवे को बंद करने की नौबत आ गई। उंबरमाली रेलवे स्टेशन पर तो पानी की धार इतनी तेज रफ्तार से बहती दिखी, जिससे इसके नदी होने का एहसास होने लगा। यहाँ पटरियां पानी में डूब गई और पानी का स्तर प्लेटफॉर्म के लेवल पर आ गया, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही रोकने की नौबत आ गई। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी से पटरियों पर जमा पानी को घंटों की मशक्कत के बाद निकाल तो दिया, लेकिन टिटवाल के पास काली नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से नया खतरा सामने आ गया। इसके अलावा पटरियों पर मिट्टी जमा होने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। जमीन खिसकने की वजह से मुंबई पुणे रूट पर भी पटरियों पर मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से मुंबई पुणे रूट को भी बंद करना पड़ा। तो हमने सुबह से कोशिश किया कि जो हमारा ट्रैक सेफ है वहाँ तक हमने गाड़ियाँ चलाई, और जो अनसेफ है वहाँ पे ओवर फुटिंग पर हमारा काम चल रहा है। और सबब में कोई कंजेशन नहीं हो सिस्टम में, इसलिए हमने लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेनें हैं, कई ट्रेनें कैंसिल की है, कई ट्रेनों के जो रूट्स है वो डाइवर्ट किए हैं, कई ट्रेनें जो है शॉर्ट टर्मिनेट की है। कोंकण मंडल के रायगढ़ में तो ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जिससे भयंकर जल जमाव हुआ और कई इलाकों की सड़कें, मोहल्ले, घर समंदर में डूबते से नजर आने लगे। जाहिर है कोंकण इलाके के लोगों के लिए मॉनसून की झड़ी मुसीबत की झड़ी साबित हुई। रायगढ़ के महाड़ में एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा था कि वो व्यक्ति छत पर चढ़कर
बाढ़ के पानी को देख रहा था। उस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और उसकी मौत हो गई। कोंकण के लोगों के लिए सावन की ये झड़ी हाहाकारी साबित हो रही है। कसारा में भी भारी बारिश और जमीन खिसकने से वहां रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों को रोकना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से मुंबई से नासिक और मुंबई से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों को मलबा हटाने तक रोकना पड़ा। करजत में तो उल्हास नदी में बाढ़ की वजह से पूरे शहर में पानी भर गया और शहर टापू में बदल गया। मुंबई के बेहद पास के इलाके ठाणे में भी बारिश का कहर दिखा, जहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव की टीम के लोग पहुंचते दिखे। हर मौसम का वक्त तय है। जब भी किसी मौसम के आने में देरी होती है तो इसका कहर नजर आता है, लेकिन कुदरत जब वक्त पर आए और कहर बन जाए तो इसे तैयारियों की कमी के रूप में देखना चाहिए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही बारिश का इंतजार होने लगता है, लेकिन बारिश ही जब कहर बन जाए तो निश्चित तौर पर हमें और तैयारियां करने की जरूरत है। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी पेगासस जासूसी मामले में हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने दिन भर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया और सरकार पर जासूसी करने का सीधा आरोप लगाया। हालांकि लोकसभा में पहले ही बयान दे चुके आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में अपना बयान देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के कारण वो अपना पूरा बयान नहीं पढ़ पाए और राज्यसभा में बयान को टेबल कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है और डाटा और जासूसी का कोई संबंध ही नहीं है। फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर संसद में हंगामा इतना बढ़ा कि टीएमसी संसद सदस्य शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के स्टेटमेंट की प्रति छीनकर फाड़ दी, जिसके बाद हंगामा काफी बढ़ गया और मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ उनकी काफी कहासुनी भी हुई। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और सरकार अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है और उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाया जा सकता है। इसके बाद बीजेपी ने जासूसी कांड पर बड़ा पलटवार किया। टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट, जनता की आवाज देश की संसद में ना उठ पाए, जनता के मन की आवाज और जनता के फायदे की बातें ना हो पाए, इसीलिए ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं। भारत को लगातार बदनाम करने की ये कोशिश है और इस प्रयास के कुछ कारण आप सबके सामने होने चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जासूसी कांड के मामले में अपना बयान जारी किया है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब कहा है कि फोन टैपिंग वालों की पूरी लिस्ट एनएसओ से जुड़ी थी। ऐसा दावा नहीं किया गया। लिस्ट को एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर लिस्ट के तौर पर नहीं पेश किया गया। दुनिया के कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसा किया होगा। ये दावा नहीं किया गया कि लिस्ट में शामिल सभी लोगों की जासूसी की गई है। लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, इन लोगों में एनएसओ कंपनी के ग्राहकों की दिलचस्पी हो सकती है। वो जासूसी कराना चाहते होंगे। लिस्ट में जो नाम शामिल हैं, उनमें से बहुत कम लोगों की जासूसी की गई थी। ऐसा जरूरी नहीं कि लिस्ट के हर नाम की जासूसी की गई। मीनाक्षी लेखी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बयान का जिक्र किया। एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। बार बार शब्द इस्तेमाल अलेज्ड है, यानी ऐसा हो सकता है अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पे बनता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ साथ पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने भी इस मामले पर अपना बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि लिस्ट के नामों का पेगासस से जुड़े होने का दावा गलत है। रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और ये सच्चाई से परे है। एनएसओ एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली तकनीकी कंपनी है। एनएसओ सॉफ्टवेयर यूज करने वाले सिस्टम नहीं ऑपरेट करती। कंपनी ने कहा कि वो अपने ग्राहकों का डेटा भी नहीं रखती है। एनएसओ आतंकवाद के खिलाफ काम करती है। संसद सत्र से पहले उठे जासूसी कांड के इस तूफान पर सरकार गंभीर है। अब 27 और 28 जुलाई को आईटी मामलों के लिए बनी संसद की स्थायी समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में पेगासस जासूसी मामला उठ सकता है। आने वाली 28 जुलाई को डेटा सिक्योरिटी और नागरिकों की प्राइवेसी पर चर्चा स्थायी समिति के एजेंडे में है। विपक्ष को जासूसी कांड पर सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। Keep it secretly. Now nothing is secret. Nothing is safe. Everything is out and public life is not safe. I am afraid of my people of this country. I am not afraid of me. They may kill me. I don't mind for that.
but they should not kill 130 million people of this country. संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने इस मामले पर प्रदर्शन किया। कोलकाता में राजभवन के सामने पेगासस मामले पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में स्वास्थ्य भवन के चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जासूसी कांड पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन अभियान चला रखा है। पेगासस जासूसी मामले का जिन रविवार को दुनिया के सामने आया था। दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों ने रविवार को एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया भर के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जैसे लोगों के जासूसी करवाई गई। दावा तो ये भी था कि इजराइल के ISO ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। पिछले 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई, लेकिन इस किसान संसद के आड़ में मीडिया कर्मियों के साथ असंसदीय बर्ताव भी किया गया। किसान संसद का लाइव कवरेज कर रहे न्यूज 18 के वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र गोसाई के साथ मारपीट की गई, उन पर हमला किया गया और जिस शख्स ने हमला किया है उस शख्स के पास से पहचान पत्र बरामद हुआ है, वो पहचान पत्र जो किसान संगठनों ने जारी किया था। बहरहाल बताया जा रहा है कि जिस दौरान किसान संसद का लाइव कवरेज हो रहा था, तब उस दौरान आरोपी शख्स वहां पहुंच गया और मीडिया कर्मियों के साथ गाली गलौज करने लगा। जब नागेंद्र गोसाई ने उसे रोका, तब उसने नागेंद्र गोसाई पर हमला कर दिया। हमलावर ने न्यूज 18 के वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र गोसाई के सिर पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने हाथ से हमलावर की स्टिक रोकी तो उनके हाथ में जख्म हो गया और खून बहने लगा। नागेंद्र पर जिसने हमला किया वो शख्स ये है। हमलावर के गले में किसान संगठनों की ओर से जारी किया गया पहचान पत्र भी है। ये हमलावर मीडिया कर्मियों के बीच में खड़ा होकर उनसे बदसलूकी कर रहा था। जब इसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने नागेंद्र पर हमला कर दिया। हमला करने वाला शख्स पुलिस के सामने भी मीडिया कर्मियों से बहस करता रहा। देखिए, यहाँ पे सारे लोग लाइव कर रहे थे। वो बंदा जो वहाँ से आया वो कुछ अब्यूजिंग मीडिया को गाली दे रहा था। इवन वो बहुत गंदी गालियाँ देने लग गया था। हमने लोगों को उसको स्टॉप किया। देन उसने क्या अपना स्टिक निकाली और सीधे मेरे सर पे मारने की कोशिश की। मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तो सारा मैं इंजर्ड हो गया। यही चोट मेरे सर पे लगती तो शायद यहाँ पूरा फट चुका होता। जाहिर है कि किसानों के भेष में कुछ एजेंडाधारी आंदोलन में घुस गए हैं, जो कि किसान आंदोलन की पवित्रता पर सवाल खड़े करने वाला है। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने इस हमले पर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि किसानों के प्रदर्शन में न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर हमला हुआ। शक है कि आंदोलन वैसा नहीं है जैसी इसकी छवि बनाई जा रही है। मीडिया पर हमला, लाल किले पर तोड़फोड़ और फिरौती के लिए राजधानी को बंधक बनाना, बुआई और फसल कटाई के मौसम में दिल्ली के बॉर्डर ब्लॉक करना किसानों का काम है। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र पर हमले की किसान संगठनों ने भी निंदा की। यहाँ पे किसी मीडिया कर्मी पे हमला किया गया। आपको ध्यान है, हम दोनों साथियों ने वहीं जाके बोला था कि जिसने भी किया है उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरा एक्सपोज कीजिए, कौन है, कहां से है, पूरा सच लेके आइए। हम इसके पूरी तरह साथ हैं। किसने करा है, क्या है, ऐसा थोड़ा कोई हमला, थोड़ा कोई जो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। आप वो देना हमको, हम जांच करेंगे उसकी कौन है, अभी देखते हैं। बाद में एक खबर आया, हम पार्लियामेंट में, किसान पार्लियामेंट में और निंदा किया। ये हम मीडिया के साथ हमारा सम्मान ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। मीडिया का आज़ादी ये हमारा एक पवित्र हक मानते हैं, इसलिए जो ऐसा किया है वो क्रिमिनल काम किया है। हमारा पुलिस को भी बोला उसको पकड़ो, उसको अरेस्ट करो, उसके खिलाफ मुकदमा करो, उसको जेल हो, जरिमाना हो, पूरा साजा उसको मिलना चाहिए। जंतर मंतर पर किसानों ने किसान संसद में 3 स्पीकर, 3 डिप्टी स्पीकर बनाए। किसान नेता टिकैत ने कहा कि किसान खेती भी कर सकता है और संसद चलाकर अपने लिए न्याय भी मांग सकता है। गुरुवार सुबह से ही किसान सिंघू बॉर्डर
टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। किसान संगठनों को तमाम शर्तों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी। सरकार ने केवल 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी थी और वक्त भी मुकर्रर किया गया था कि शाम 5 बजे तक ही किसान अपना किसान संसद जंतर मंतर पर लगा सकते हैं। किसान संगठनों के अलावा विपक्ष ने भी संसद भवन परिसर में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। किसानों के समर्थन में विपक्ष भी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया। पिछले 8 महीने से दिल्ली के बाहर बैठे हुए अपनी मांगे मंगवाने के लिए ये सरकार ने एक बारी अपना नुमाइंदा तक वहाँ पे नहीं भेजा। बातचीत के लिए हर बारी कहते हैं कानून वापस नहीं होंगे, बात करो। भाई जब किसान 8 महीने से बैठे इस करके कि वापस करिए, तो जब आप उसमें ये केवीएट ही लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे, तो वो आपसे क्या बात करें? आपका हालचाल तो पूछना नहीं उन्होंने। समानांतर संसद चलाने लगती है तो उसका कम से कम ये एक संदेश जाता है कि इस संसद को चलाने वालों पर उसका भरोसा नहीं। संसद में जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसको इस बात का गुमान है उसके पास 303 का बहुमत है और हम आगाह करते हैं विपक्ष के रूप में ऐसे गुमान और अहंकार को जमींदोज होते हुए हमने देखा। किसानों के बहाने विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया, लेकिन सरकार किसानों को पहले दिन से भरोसा दिला रही है कि कानून उनके हित में है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को यही भरोसा दिलाया। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी प्रदर्शन है, कोई भी धरना है, कोई भी आंदोलन है, उसके हम खिलाफ नहीं है, लेकिन तर्क होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, मुद्दे होने चाहिए। अब दिक्कत अगर ये हो कि किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। जगह जगह बैरिकेडिंग की वजह से अक्षरधाम सहित कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। किसान संगठनों ने पहले ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया था। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से पहुंचना भी शुरू कर दिए थे और इसके मद्देनजर दिल्ली की पुलिस ने दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी थी। पिछले 8 महीने से कृषि सुधार कानून वापसी मामले पर लगातार किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनको बार बार ये भरोसा दिलाती है कि ये तीनों कानून किसानों के हक में है और सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान संगठन अपने जिद पर अड़े हुए हैं। लिहाजा विपक्ष को भी इस मुद्दे पर राजनीति करने का मौका मिल गया है।